अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दी है और आइंदा रोज इसकी समात भी है, इसका जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में एक करारदाद पेश गई जिसमें इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान में जो हुई हैं उसका जिक्र किया गया है और कुछ डिमांड्स भी की गई हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। ये सूरत हाल और ये ऊँट किस करवट बैठेगा, और इसके साथ साथ फैसल वाडा ने भी सुप्रीम कोर्ट में गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली है तौहीन अदालत के केस में। इसका जिक्र करेंगे। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं खालिद जमील, सलमान अनीस, सफीना खान और उमर दराज कोंदल। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करता हूं। मैं खालिद जमील साहब आपसे जानना चाहूँगा, ये बताइएगा कि इस वक्त मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है और उसमें यकीनी तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर आप भी देख रहे हैं, उसको कवर भी कर रहे हैं, जो रिमार्क्स सामने आ रहे हैं, जो दलाइल सामने आ रहे हैं, मगर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात इसमें फरीक बनने की दरख्वास्त की है। ये कितनी हद तक आप समझते हैं कि एंटरटेन हो पाएगी ये एप्लीकेशन? देखिए, मेरा ख्याल है कि पीटीआई ने बहुत देर की है। इसको बहुत पहले जो है कि फरीक बनना चाहिए था इस केस के अंदर। और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बार बार बेंच के जो सीनियर मेंबर जज साहबान थे वो ये कह रहे थे कि जो खास तौर के ऊपर बल्ले का इंतखाबी निशान वाला फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, और उसके बाद जो सलमान अकरम राजा ने लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन में पिटीशन फाइल की थी कि उनको आजाद नहीं बल्कि पीटीआई का कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक आए और वहां पे रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगा के वापस भेज दिया था कि उसके खिलाफ अपील करनी चाहिए, और अभी भी वो कर सकते हैं, उनको करनी चाहिए थी। तो ये मामला जो है कि एक तो इसका ये लीगल पहलू है। दूसरा इसका जो है कि आपने कहा कि इंटरटेन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मेरा ख्याल है कि इसमें क्योंकि इस सारी हेयरिंग के दौरान मुतअद्दिद बार चीफ जस्टिस साहब ने पीटीआई का नाम लेकर और उनके ऊपर बड़े एतराज़ात भी किए, कुछ उन्होंने अपनी वज़ाहतें की, कुछ पीटीआई के ऊपर उन्होंने जो है कि मलबा डाला, और फिर इलेक्शन कमीशन का खास तौर के ऊपर जो जवाब था उसमें फैक्चुअल एरर्स थे बहुत सारे। और फिर जब उन्होंने वो तमाम के तमाम एफिडेविट और कागजात नामजदगी जो थे पीटीआई के या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वहां पे खोले गए, तो फिर अंदाजा हुआ कि नहीं, तमाम अरकान ने वहां पे अपने कैंडिडेचर के अंदर पीटीआई से वाबस्तगी लिखी हुई थी। पीटीआई ने अपनी रिजर्व सीट की जो फहरिस्त थी वो भी दी हुई थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह ने भी अपनी पार्टी के साथ वाबस्तगी का सर्टिफिकेट दिया हुआ था, लेकिन उनको इंतखाबी निशान घोड़ा नहीं दिया गया था। तो ये जो सारी चीजें ये स्टैब्लिश कर रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ हकायक को छुपाया या गलत बयानी की, या उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कुछ इल्जामात लगाए। तो ऐसे हालात के अंदर पीटीआई की दरखास्त को इंटरटेन करना जो है कि एक लीगल रिक्वायरमेंट भी है कि जिस केस के ठीक अंदर है। बार बार जमात का जिक्र आ रहा है, अगर आप उसको फरीक नहीं बनाएंगे तो फिर आपके इस फैसले की भी क्रेडिबिलिटी, चाहे वो एक फरीक के लिए हो दूसरे फरीक के लिए हो, आपकी क्रेडिबिलिटी नेशनली इंटरनेशनली बिल्कुल तस्लीम नहीं की जाएगी, जिस तरह से आपकी सिंबल वाले ठीक है, निशान के क्रेडिबिलिटी जो है वो क्वेश्चनेबल हो जाएगी। सलमान, आपके नज़दीक पीटीआई के फरीक बनने के बाद इन केस आप ये दरख्वास्त मंजूर हो जाती है तो फिर जो मखसूस नशिस्तें हैं, क्या वो आप समझते हैं पीटीआई को मिलेंगी या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास ही रहेंगी? टेक्निकली आप क्या समझते हैं इस पर? टेक्निकली तो मुझे नहीं पता। देखें, ले दे की पार्टी है। जो टेक्निकली बात है ना नकी साहब, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ले दे की पार्टी थी। इसमें पहले भी कोई किराए से लोग इन्होंने ला के रखे हुए थे। वो जहांगीर तरीन साहब जो है वो जाके जहाज़ भर भर के बंदे लेके आते थे। ना इनका कोई पॉलिटिकल एक्यूमेन है, ना इनकी कोई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, ना इनका कोई पॉलिटिकल विजन है। वो बड़ा शोर मचाया हुआ था कि जी खान ने सियासत सीख ली है, और टके की सियासत सीखी है, अपने पाँव के ऊपर खुद ही कुल्हाड़े मार दिए हैं। इतना देर देखें, जो डिसीजंस है ना पॉलिटिक्स के अंदर, उनके अंदर आपका विजन, आपका अपना पॉलिटिकल एक्यूमेन, आपका अपना जो मैनिफेस्टो है वो झलकता है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मैनिफेस्टो या उनका पॉलिटिकल विजन या उनकी समझ बूझ जो है पॉलिटिकल मामलात के ऊपर वो नज़र आती है? मेरा तो जो ज़ाती ख्याल है वो ये है कि अगर उनको बना भी लिया जाए पार्टी, अगर वो इस लेटर स्टेज के ऊपर भी आके इस पूरे के पूरे मसाइल के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर भी लें, तो उसका हासिल हसूल क्या होगा? पार्टी के अंदर उनकी फूट पड़ी हुई है। वो शंदाना गुलजार और शहरियार अफरीदी ने एक इमरानिस्ट के नाम से एक नया जो है ना वो फ़लसफ़ा जो है वो मार्केट के अंदर छोड़ा है। शोशा खुद इस्तीफ़े देते हैं। अभी मैं देख रहा था वो मेरा ख्याल है कि 27 एक और लोग हैं जो साथ उनके मिल के इस्तीफ़ा देने की जो है ना वो कोशिश के अंदर हैं। तो रिजर्व सीटों के ऊपर बाद में आएंगे। वो जो पहले पड़े हुए हैं
MNAs इनके पार्लियामेंटेरियंस, उनका क्या करना है, पहले ये खुद उसका फैसला कर लें। मुझे तो डर ये है कि अभी ये आहिस्ता आहिस्ता लोग आगे पीछे जाना शुरू होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज और ज्वाइन करना शुरू करेंगे, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहेगी भी, बचेगी भी या नहीं। एंड च 2-4 ही लोग रह जाने ने, एक इमरान खान साहब होंगे, 2 उनकी बहनें होंगी फॉर श्योर। आगे कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चनेबल चीज है। तो अब 3 बंदों की पॉलिटिकल पार्टी पे क्या रिजर्व सीटें आपने इनको देनी है, क्या करेंगे आप इनके साथ? चलें, अच्छा इसी पे मैं सफीना खान आपसे जानना चाहता हूँ, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया कि पार्टी रहती है या नहीं, लेकिन बहरहाल कोर्ट में एक मामला है और मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक नई दरख्वास्त आई है PTI की जानिब से कि हमें फरीक बनाया जाए, और दूसरी जानिब PTI ये इल्ज़ाम आयद करती है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हैं उनका झुकाव किसी एक फरीक की तरफ है, और फिर कुछ जो रिमार्क्स सामने आए उस बुनियाद पर ये तासुर जो है ये बनाया गया कि वो ये बात कर रहे हैं कि अगर PTI सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार कर चुकी तो ये उसने खुदकुशी की है। तो आप इस केस का मुस्तकबिल मजमूई तौर पर क्या देख रही हैं? मैं दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक पॉइंट के यस PTI को कट टू साइज करने के लिए कुछ हमारी रियासत ने अपने टेक्निकल पॉइंट यूज किए, लेकिन दूसरी तरफ हमारी तहरीक इंसाफ, हमारे प्यारे इमरान खान साहब के जो वुकला की एक भारी भरकम टीम थी वो भी मिजरेबली फेल हुई। उन्होंने शुरू से ही एक नजरिया रखा हुआ था कि सियासत की जाए रादर देन जो है अपनी प्रिपरेशन करके कोर्ट के अंदर अपीयर हूँ। आपने देखा होगा कि जब ये तमाम केसेस स्टार्ट हुए थे तो इनके वुकला स्पेसिस में रहते थे, इनके वुकला भाषणगिरी में रहते थे, और प्रैक्टिकली तौर पर जब इनसे जजेस पूछते थे कि पेपर कहाँ है तो इनके पास पेपर नहीं होते थे। तो ये रियलिटी है। PTI को एक प्रॉब्लम ये है कि ये अपने जो फॉल्स हैं उनको एक्सेप्ट करने में इतना बिलीव नहीं रखते हैं। इनको हर चीज लगती है कि इनको विक्टिम कार्ड, माजी में PMLN के साथ भी सेम चीजें हुई थी, उनके वुकला भी कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन यहाँ पर ऐसे मुश्किल वक्त में आपकी सही स्ट्रैटेजी ही हाईलाइट की जाती है। एंड ऑफ द डे यही समझा जाता था कि यस इनका पॉइंट ठीक था, लेकिन जब इनके वुकला की स्ट्रैटेजी ही खराब थी तो वहाँ खराब के ऊपर खराब काम होते चले गए, और जिन्होंने इनको कट टू साइज करना था उनको पॉइंट पे पॉइंट मिलते चले गए। PMLN का पास्ट है, उनकी एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड था जिसकी वजह से उनकी पार्टी सस्टेन कर सकी बार बार। PTI का पॉइंट ऑफ व्यू टोटली डिफरेंट है। इनके लोग इमरान खान के नजरिए से ज्यादा आजकल जो है वो अपने वोटर सपोर्टर की सिंपैथी लेने के लिए ज्यादा कोशिश में है। उनका होता है कि कोई हम ऐसी भाषणगिरी करे जिससे हमारा वोटर सपोर्टर हमारे सोशल मीडिया पे हो, हमारे लिए ट्रेंड चला ले, हमारी ट्वीट ज्यादा से ज्यादा RT हो जाए, लाइक्स हो जाए, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे ग्राउंड पे इमरान खान साहब या उनकी पार्टी के लिए जीरो कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है। इनके बिल्कुल सही कहा सलमान ने कि इनकी पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ का सिलसिला बहुत शिद्दत से जारी है, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीडिया इसको मिमिक के तौर पे यूज कर रहा है या फेक प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसमें रियलिटी है। शेर अफजल मरवत इज वन काइंड, शंदाना गुलजार की बात हो, अभी शहरियार अफरीदी ने पार्लियामेंट के अंदर क्या कुछ नहीं कहा, तो कुछ ऐसी हकीकतें हैं। इमरान खान साहब अकेले अपनी पार्टी को नहीं बचा पाएंगे। देखिए जो भी पार्टी होती है उसको एक कलेक्टिव टीम जो है वो बचा पाती है, एक सिंगल पर्सन जो है वो टीम को साथ लेके नहीं चल सकता। इसमें न कि सिर्फ एक चीज और अच्छा इसी में, और वो चीज ये है कि अभी जो शंदाना गुलजार है उन्होंने बयान दिया है कि हमें पार्टी की लीडरशिप के ऊपर जो है वो तहफ्फुज़ात हैं। तो पार्टी की लीडरशिप तो है ही इमरान खान साहब, और तो पीछे बंदा कोई है नहीं। तो बेसिकली वो कहना ये चाह रही हूँ कि उनको इमरान खान साहब और उनके डिसीजंस के ऊपर ही जो है वो एतराज़ात हैं और तहफ्फुज़ात हैं। मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं। इनके बहुत सारे ऐसे लीडर जो लंदन में आए हुए हैं, ऑफ द रिकॉर्ड जब मेरी उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हमें लीडर ने तो कॉर्नर किया था लेकिन आवाम ने हमारे पे एतमाद दिखा दिया। तो अब आप इससे देख लें कि मैं रिलेट कर पा रही हूँ स्टेटमेंट से। ठीक है, चले ये स्टेटमेंट्स हैं, ये विद इन पार्टी एक सूरत हाल है, लेकिन उम्र दराज पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ या कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात और कुछ लोगों के जो है वो लॉयल्टीज़ वो अपनी जगह पर हैं, मगर इस केस पर आप एक तो जो ये बात हो रही है कितनी हद तक इसके असरात मुरतब होते हुए देख रहे हैं, और फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो वकला की टीम है उसकी कारकर्दगी के हवाले से PTI के अंदर भी तरकीद सामने आ रही है। आप इस पर क्या समझते हैं कि इस केस में कितनी हद तक वो डिफेंड कर पाए अपने केस को? एतजाज में इख्तलाफात और वो जो पार्टी के मामलात है उस पर जरा कमेंट पहले देना चाहता हूँ कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये जो 2 दर्जन के करीब लोगों का दावा किया गया है, क्या इनका कद असद उमर से बड़ा है? क्या इनका कद परवेज खटक से बड़ा है? मैं नाम ले सकता हूँ जो सब थे। क्या हुआ उनके साथ? क्या इन सब लोगों को ये नहीं पता कि ये किसके नाम के ऊपर वोट लेके आए हैं? क्या इनको नहीं पता कि
बल्ले का निशान भी छिन गया, पूरा सिस्टम इनके खिलाफ था। लोगों ने सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर वोट दिया कि इनके ऊपर इमरान खान का हाथ था। तो अगर किसी को शौक है वो शौक पूरा कर ले, मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई फर्क पड़ेगा। रही बात के ये चीजें आती जाती रहती हैं, जो लोग जिनसे इमरान खान ने हाथ उठाया वो बड़े बड़े नाम थे, जो कहते थे कि किसी का बाप भी मुझे वजीर आला बनने से रोक नहीं सकता, वो नहीं, पूरा खानदान अपने आबाई हल्के हार गए। इमरान खान ने एक नौजवान पे हाथ रखा, लोधरा के अंदर 24 घंटे पहले 50,000 से ज्यादा वोट ले गया। एक कहानी है पूरी की पूरी। तो ये चीजें आती हैं, देखिए पार्टीज इवॉल्व होती हैं, जैसे मुस्लिम लीग नून ने मार्शल लॉज देखे, बाकी सब ने देखा, तो उसमें से इवॉल्व हुए। तहरीक इंसाफ पहली बार इस क्राइसिस में से गुजर रही है, मेरे ख्याल है वो तमाम तकाजे भी पूरे कर रहे हैं और पहले से ज्यादा मजबूत तरीके से वो आए हैं। उन्होंने बताया कि मीडिया के ऊपर ब्लैकआउट, उन्होंने बताया कि बल्ले का निशान छीन लिया गया, उन्होंने बताया कि पूरे का पूरा सिस्टम उनके खिलाफ। उसके बावजूद आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते, हुकूमत बनी या ना बनी, 8 फरवरी की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो लोग थे जिनके ऊपर इमरान खान का हाथ था। अब अगली बात की तरफ चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो उन्होंने दरखास्त दायर की है, मैं इस बात से खालिद साहब की इत्तेफाक करता हूं कि ये ताखीर से किया गया है और इसमें कुछ टेक्निकल चीजें आएंगी। अदालत आपसे सवाल पूछेगी कि जब पेशावर हाई कोर्ट का मामला था आप वहां पे फरीक क्यों नहीं बने, और जब अपील दायर हो गई और ये कोई आज की समाअत नहीं हो रही, और कोर्ट तो चाह रही थी कि वो 25 को इसको कंक्लूड कर देती केस को, और उन्होंने उस दिन वकील को कहा भी था इलेक्शन कमीशन के कि आप शाम के खाने का इंतजाम कर लीजिएगा, लेकिन थोड़ा मामला आगे चला गया। होपफुली कल कंक्लूड हो जाएगा। अब देखना है कि क्या कोर्ट इस पे, क्योंकि अब फुल कोर्ट ने ही डिसाइड करना है, इसमें किसी जज साहब ने एक अकेले ने फैसला नहीं करना, तो क्या कोर्ट इसको एंटरटेन करती है। उमूमी तौर पे ये देखा गया है कि जब केस कंक्लूड हो रहा हो, क्योंकि इसमें दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं कुछ लोगों के, तो कोर्ट नहीं भी इजाजत देती। लेकिन मुमकिन है जिस तरह सवालात उठाए गए हैं, तहरीक इंसाफ के कंसर्न जायज हैं, और उसमें उनके पास वो प्रेसिडेंट मौजूद है सलमान अकरम राजावाला, कि हम गए थे, हमने कहा था कि हमें इंतखाबी निशान ना दो लेकिन हमें आजाद भी ना लिखो। और फिर ये सवाल कल कोर्ट में उठा कि अगर आपने उनको बल्ले का निशान नहीं दिया तो आप उन सबको एक निशान आपने क्यों नहीं दिया। फिर ये भी सवाल था कि उनको आजाद कैसे मान लेगी, कैसे तय होगा, हम सब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर जाना है। तो मेरे ख्याल से कुछ लीगल चीजें हैं। मैं पिछले दिनों एक शख्सियत से मिला, वो जयद किस्म की कानून के ऊपर गिरफ्त रखने वाली शख्सियत है, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की बहुत सारी मुश्किलात इस वजह से नहीं है कि उनके खिलाफ केसेस में जान है, या बहुत सारी मुश्किलात इस वजह से हैं कि जो लीगल टीम है शायद वो उतनी जो उनकी कंसंट्रेशन नहीं है, या उसमें वो जो लोग होने चाहिए वो लोग नहीं है। तो इसमें गलती तो है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि कल कोर्ट का क्या होगा, क्योंकि देखना ये केस आम केस नहीं है। इस केस ने पाकिस्तान की सियासत की नई डायरेक्शन तय करनी है। वही सवाल जो साहिशा मलिक साहब ने उठाया था कि क्या मखसूस निशिस्तों की बुनियाद के ऊपर आइंदा हम इलेक्शन की अक्सरियत और अकलियत का फैसला किया करेंगे, तो होपफुली दोनों तरफ से कुछ ऐसा होगा जो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बेहतर हो, और मेरे ख्याल से बेहतर होगा। हम उम्मीद होपफुल हो सकते हैं, होपफुल हो सकते हैं। अच्छा खालिद साहब, दूसरा एक बड़ा अहम मामला है और वो ये है कि अमरीकी अवान नुमाइंदगान में एक करारदाद पेश की गई है और आपके इल्म में है उसमें पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का जिक्र किया गया है और मुदाखलतों का जिक्र किया गया है, और उसमें कुछ जो है ज़ाहिर है ये जिक्र भी किया गया कि 8 फरवरी को इंतखाबात हैं, उनकी तहकीकात भी होनी चाहिए, लेकिन कहीं पे कुछ हल्कों का ये कहना है कि बहरहाल वाज़ेह तौर पर ये डिमांड नहीं की गई। लेकिन इस करारदाद के आप पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होते देख रहे हैं? 3-4 पहलू हैं इसके अंदर पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है, डिप्लोमेटिकली भी है, और जो पाक यूएस मिलिट्री रिलेशन है वो, ये 4 मामला इसके अंदर हैं। लेकिन आप ज़हन में ये जरूर रखिए, जब करारदाद पे आप बात कर रहे होंगे, इसके अंदर आपकी अदलिया के ऊपर, आपके जुडिशियल प्रोसेस के ऊपर, आपके इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर, आपके पॉलिटिकल प्रोसेस के ऊपर, आपके ह्यूमन राइट्स के ऊपर, आपकी मीडिया की इंडिपेंडेंस के ऊपर सवालात उठाए गए हैं और बड़े संगीन सवालात हैं। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि अभी हम जैसे इलेक्शन की बात कर रहे थे, लीगल टीम की बात कर रहे थे, तो ये ज़हन में रखिएगा कि जिस दिन बल्ले के इंतखाब के ऊपर, बल्ले के निशान के ऊपर हतमी फैसला होना था, दलाइल दिए जा रहे थे, बैरिस्टर गौहर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस बेंच के सामने खड़े थे और इस्लामाबाद में उनके घर के अंदर पुलिस ने घुसकर जो कुछ किया था, उनको दलाइल छोड़कर वापस जाना पड़ा था। और इस परेशानी के आलम में उनकी वकला टीम जो है उस वक्त अपने केस भी लड़ रही थी, अपने इलेक्शन भी लड़ रही थी, अपनी कैंपेन भी कर रही थी। तो ये वो सारे हालात हैं जिसके नतीजे में 3-4 बड़ी अहम बातें हैं इस करारदाद के अंदर। एक तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से ये मुतालबा किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत होती है, खा वो 2018 के इलेक्शन हो, खा वो 2024 के इलेक्शन हो, इसके अंदर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस मौजूद है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में होगा,
और हलफ ये कहता है कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इससे डिफरेंट हो रहा है। और पाकिस्तान में अगर जमहूरियत का इस्तेहकाम चाहते हैं तो वहां पे कमांड एंड कंट्रोल जो है वो सिविलियन हुकूमत के पास होना चाहिए, रेदर देन के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के पास होना चाहिए। एक बात यह है। और पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, इंसानी हकूक के लिए, मीडिया की आजादी के लिए, साफ शफाफ इलेक्शन के लिए उन्होंने अमरीकी सदर, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से कहा है कि वो अपनी एंगेजमेंट्स को ज्यादा मजबूत करें, ज्यादा बेहतर करें, हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालें। पाकिस्तान की हुकूमत से ये डिमांड की गई है कि वो यकीनी बनाए कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की वायलेशन नहीं हो रही, अदलिया के प्रोसेस के अंदर मुदाखलत नहीं हो रही, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स नहीं हो रही, आजादी इजहार के ऊपर पाबंदियां नहीं है, नेटवर्किंग जो बंद हो रही है पाकिस्तान के अंदर, कभी मोबाइल, कभी सोशल मीडिया एप्स, कभी इंटरनेट बंद होता है, ये नहीं होना चाहिए। और फिर दो चीजों के ऊपर कंडेम किया गया उन्होंने, एक पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस में, पॉलिटिकल प्रोसेस में, और फिर आपके जुडिशियल प्रोसेस के अंदर जो सबवर्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, जिसके ऊपर हम पाकिस्तान में आर्टिकल 6 लगाते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इन तीनों प्रोसेस को सबवर्ट किया गया है स्टेट या स्टेट के एजेंट्स की जानिब से। तो ये चीजें बड़ी संगीन है, जिसके नतीजे में अगर ये रेजोल्यूशन जो है कि आप देखें 368 मेंबर्स ने इसमें इसके हक में दिया, 7 सिर्फ मुखालफत में है, 435 का ऐवान है, मेजॉरिटी में यह करारदाद मंजूर की गई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं सलमान आपसे जानना चाहता हूँ, बैनुल अक़वामी सतह पर भारत ये बात हुई, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में ये बात हुई कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ सतह पे मुदाखलत हो रही है, इंटरफेरेंस हो रही है, और उन्होंने अपने कंसर्न्स का भी इजहार किया और अपने प्रेसिडेंट से डिमांड भी की है। तो यकीनी तौर पर बैनुल अक़वामी सतह पर यह एक मैसेज भी गया है। आप क्या समझते हैं कि क्या इसके असरात पाकिस्तान पर आ पाएंगे? असरात तो पाकिस्तान के ऊपर ज़ाहिर है अमेरिका की पॉलिसी मेकिंग के हमेशा से पड़ते हैं, ये कोई आप डिनाई नहीं कर सकते। जिन चीज़ों का खालिद जमील साहब जिक्र कर रहे थे और जिन चीज़ों का भी जिक्र हो रहा है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर एक मैसिव लेवल के ऊपर जो रिफॉर्म्स हैं उनकी ज़रूरत है, चाहे वो जुडिशल हों या आपके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों या आपके पॉलिटिकल एजुकेशन का मामला हो। सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का मामला हैं उनके ऊपर वाकई हमारे मुल्क के अंदर कानून साजी भी होनी चाहिए और इनके हालात बेहतर करने चाहिए। इन तमाम चीज़ों से बिल्कुल कोई दो आराय नहीं है। बात यह है कि अमेरिका को इस टाइम के ऊपर ये सारा का सारा पेंडोरा बॉक्स खोलने का और अपने ऐवान के अंदर इतनी भारी अक्सरियत से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये पूरी कैंपेन करने की क्या ज़रूरत थी। अभी वो बात जो है वो चल रही थी, जिस तरह खालिद जमील साहब कह रहे थे कि इस पूरी की पूरी करारदाद के कई पहलू हैं, जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से जब आप देखते हैं तो देखें अमेरिका को पाकिस्तान के ताल्लुकात चाइना के साथ अच्छे होते हुए कभी भी नहीं भाए और उन्होंने हमेशा कहीं ना कहीं उनके अंदर हर्डल्स जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की है। CPEC का प्रोजेक्ट जो को तकरीबन 35-36 बिलियन डॉलर से शुरू हुआ था, अब को तकरीबन 65 बिलियन डॉलर के ऊपर है। चाइना इज़ प्लानिंग टू टेक ऑयल फ्रॉम अरब स्टेट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट ऑल द वे टू चाइना। और जिस तरह गैस पाइपलाइन थी आपकी, इसी तरह ऑयल पाइपलाइन डालने की जो है वो बात की जा रही है। उसके बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड नेटवर्क जो है उसके अंदर चाइना की मैसिव इन्वेस्टमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर। एंड जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के रिसेंट ट्रिप्स हुए हैं चाइना के अंदर और जिस किस्म की उनका रिलेशनशिप के अंदर स्ट्रेंथ और वार्मथ देखी गई है, यकीनन ये भी एक अलार्मिंग फैक्टर है अमेरिकन सर्कल्स के अंदर। इसमें 2-3 चीज़ें और भी कंसिडर करने वाली हैं और वो ये है कि जिस तरह मेरा ख्याल है जो आज डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दिया है वो बहुत एक जामे जवाब भी है और बयान भी है कि अमेरिका को पहले अपने जो डेमोक्रेटिक और इलेक्टोरल प्रोसेसेस हैं उनके ऊपर भी एक नज़र डालनी चाहिए। क्या 2016 के अंदर उन्होंने खुद फेसबुक के मालिकान को बुला के उनके ऊपर इल्ज़ाम ये नहीं लगाया था कि इलेक्शन रिग हुआ और रशिया ने ये इलेक्शन रिग कराया? बिल्कुल ये हुआ। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी अमेरिका की जो सारी कार्रवाई है वो नेट के ऊपर अवेलेबल है, लोग देख सकते हैं। इसी तरह 2020 के इलेक्शन के अंदर ट्रंप ने ना सिर्फ ये कि इलेक्शन के रिजल्ट मानने से इनकार कर दिया बल्कि कैपिटल हिल के ऊपर हमला कर दिया। वो इंडाइटमेंट के चार्जेस जो हैं उनके ऊपर अभी कार्रवाई जो है वो जारी है सारी है। तो अमेरिका के अपने भी कोई जो डेमोक्रेटिक कल्चर्स और इलेक्टोरल प्रोसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त काबिल तारीफ नहीं है। अच्छा, अब फिर उन्होंने कहा कि जी इंडिपेंडेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टिगेशन कराई जाए और देखा जाए कि ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है इसके अंदर कहाँ कहाँ खराबी हुई है। अब वो अपनी ही बात मानेंगे? वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसकी जो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट्स हैं वो अमेरिकन या इंटरनेशनल आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक्सेप्ट करेंगे? क्या IFS इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम्स की रिपोर्ट आप मानेंगे या फाइफन की रिपोर्ट आप मानेंगे? अगर आप फाइफन की रिपोर्ट मानेंगे तो फाइफल तो पिछले 5 इलेक्शंस तमाम के तमाम इंक्लूडिंग 2002 का जो इलेक्शन था जो मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत में होते हैं उन सबको रिग्ड कह चुका हुआ है। निकाले रिपोर्ट करें तो हमें तो पता है कि ये रिग्ड सिस्टम है पूरा का पूरा। नहीं, फाफन की जानिब से यकीनन हम इसको
बेहतर अभी भी कैसे आइए। करेंगे ना वो सानू पता नहीं तो ना अमरीकी दस रहे ने। ठीक है, इस पे मजीद भी बात करते हैं। यकीन इस किस्म के सवेज खैर इंटरनेशनल बहुत से वो जो है वो ऑर्गेनाइजेशन भी मौजूद है, ऑब्जर्वर्स भी मौजूद है, इस पे भी मजीद भी बात करते हैं। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, साथ रहिएगा।